जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक संगीत का प्रैक्टिस सेट। आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 एस्टेट सीटेट नेट ऐसे सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है वीडियो। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किन के शिष्य थे? तो आप इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित बालकृष्ण बुआ इचलंजीकर का। ठीक है जी, इसका डिटेल पढ़ लीजिए, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, इसका डिटेल लिखा हुआ है। ग्वालियर घराने के स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर 1872 में इनका जन्म हुआ 18 अगस्त को। ठीक है जी, और कुरुद्वाड़ बेलगांव नामक स्थान में हुआ था। और पीडी पलुस्कर पंडित बाल कृष्ण बुआ इचलंजीकर के शिष्य थे। ठीक है जी, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। क्या हुआ जी? अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। तो उपरोक्त डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अमीर खुसरो शासक के अधीन थे, तो आप खिलजी वंश के शासक के अधीन कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, आपको बताना है कि खिलजी वंश का संस्थापना कौन किए थे, किस शासक ने किया, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे डिटेल इसका पढ़ लीजिए, ये लिख रहा है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासक के अधीन थे, और खुसरो जी का जन्म 1253 में हुआ था पटियाला नामक स्थान पर। ठीक है जी, एटा जिले का पटियाला नामक स्थान, यूपी। अलाउद्दीन संगीत का बड़ा प्रेमी था, और खुसरो को जो है अपना दरबारी गायक बनाए थे। ठीक है, झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप जानते हैं झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो झप ताल में आप जानते हैं 10 मात्राएं होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा जी? 10 मात्राएं। 10 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल देख लीजिए, इसका डिटेल पढ़ लीजिए, इसका डिटेल आप पढ़िए। ये लिख रहा है यहाँ पे, झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं, और 1, 3, 8 पर ताली और 6वीं पर खाली होता है। इस ताल में स्वतंत्र वादन होती है। ठीक है जी, ख्याल अंग के गायन, गतों और कथक नृत्य के संगीत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए एक अर्ध समपद ताल है, इसका छंद रूप 2-3-2-3, मतलब पहले विभाग में 2 मात्रा, दूसरे में 3, तीसरे में 2 और चौथे में 3 मात्रा होती है। ताल का प्रयोग मध्य लय में ही किया जाता है। देखिए इसका ठेका क्या है? धिन्ना धिन धिन्ना तीना धिन धिना। तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहा है, जिस 5 नंबर सवाल है, जिस मूर्छना में अंतर गंधार का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको सही उत्तर बताना है। 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अंतर संहिता। क्या होगा जी? अंतर संहिता। इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए, डिटेल इसका लिख रहा है यहाँ पे, जिस मूर्छना में अंतर गंधार का प्रयोग होता है उसे अंतर संहिता कहते हैं। सारंगदेव ने 4 प्रकार की मूर्छनाओं का वर्णन किया है, शुद्ध, काकली संहिता, अंतर संहिता और अंतर काकली संहिता। ठीक है जी, तो 4 प्रकार का आपको यहाँ हो गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 6 नंबर सवाल है, एक राग की ऑडो संपूर्ण जाति में आरोह में, देखिए मैं बता रहा हूँ, एक राग की आडो संपूर्ण मतलब आरोह में 5 और अवरोह में 7 होते हैं। तो कितने स्वर रहेंगे? आरोह में आपका 5 और अवरोह में 7। ठीक है जी, तो 5 और 7 कहाँ दिया है? तो 5 7 बी में दिया है। ठीक है, इसमें संपूर्ण संपूर्ण हो जाएगा आपका डी में, यहाँ पे आडो साडो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आडो साडो हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आडो साडो हो जाएगा, यहाँ पे आडो संपूर्ण हो गया, यहाँ पे साडो संपूर्ण हो जाएगा, यहाँ पे संपूर्ण संपूर्ण। ठीक है जी, तो 7 को आप संपूर्ण कहते हैं, 6 को साडो कहते हैं, और 5 को आडो कहते हैं। सर्वथा भिन्न चुनिए, इसमें भिन्न कौन है? तो आप देखिए कुआड़ लयकारी है, बियाड़ लयकारी है, और आड़ लयकारी है। तो आड़ है आपका 3/2, और कुआड़ लयकारी है 5/4, और बियाड़ लयकारी है 7/4। ठीक है जी, और दुआड़ कोई लयकारी नहीं है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 8 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ज्यादातर भजन और संकीर्तन गायन द्वारा शुरू हुआ, किनके शासनकाल में यह आंदोलन शुरू हुआ? तो आप बताइए, इसका 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मुगल काल में। ठीक है, मुगल काल में। मुगल काल का संस्थापक कौन था? तो आप बताइए, बाबर थे।
आपको बताना है। बाबर क्या बजाते थे बताइए, बाबर कोई वाद्य यंत्र बजाते थे क्या, आपको बताना है। कौन से थाट में सभी स्वर कोमल लगते हैं, तो आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, देखिए जो भैरवी थाट होता है इसमें ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, धैवत कोमल और निषाद कोमल, सभी कोमल स्वर भैरवी में लगते हैं। और यमन में देखिए ये कल्याण थाट का नाम है, तो कल्याण थाट का ही नाम है यमन, तो इसमें देखिए मध्यम तीव्र लगता है सिर्फ, ठीक है जी, बाकी शुद्ध लगते हैं। काफी में आपको गंधार कोमल और निषाद कोमल लगता है, और भैरव में आपका रे कोमल और धय कोमल लगता है, बाकी सभी शुद्ध, ठीक है। तो इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए। अगला सवाल 10 नंबर लिख रहा है कि देखिए ताल झुमरा में कितनी मात्राएं होती हैं, कितने विभाग होते हैं, और ताली की संख्या और खाली की संख्या बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, 14 मात्राएं होती हैं, 14 मात्राएं। उसके बाद आपको खंड की संख्या, 4 विभाग होता है, और 8वीं मात्रा पर खाली होता है, ठीक है जी, 8वीं मात्रा पर खाली, ठीक है, 14 मात्रा 4 विभाग 8वीं पर खाली, ठीक है, झुमरा में। अगला सवाल देख लीजिए, इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप। डिटेल में लिख रहा है 14 मात्राएं 4 विभाग, 1 4 11 पर ताली, मतलब 3 ताली होता है, और 8 पर खाली, 1 खाली होता है। इसका प्रयोग विलंबित लय में किया जाता है, और मिश्र जाति के इस ताल का छंद, मतलब पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 3 और चौथे में 4 मात्राएं होती हैं, ठीक है जी। यह एक अर्ध समपद ताल है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल 11 नंबर सवाल लिख रहा है आपसे। 11 नंबर सवाल पढ़िए, 11 नंबर सवाल देखिए, पढ़िए। 11 नंबर सवाल लिख रहा है, तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, नाती तिन्ना धिन्ना धिन्ना, ठीक है जी। वह लय पहचानिए जिसमें उक्त ताल लिखी गई है, आप बताइए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मात्रा को, एक मात्रा में दो दो मात्रा लिखा गया, तो ये हो जाएगा दुगुन, ठीक है जी, दुगुन हो गया, ठीक है जी। तीन तिन्ना धिन्ना धिन्ना ये रूपक ताल हो गया। देखिए अगला सवाल देख लीजिए, इसमें और तिगुन में 3 3 मात्राएं होती है, आप जानते हैं। चलिए, ताल गज झंपा में ताली किस मात्रा पर होती है, तो ताल गज झंपा पे ताली बताइए आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 12 नंबर सवाल का क्या होगा जी। 12 नंबर सवाल का हो जाएगा आपका 1 पर, 1 पर, 5 पर और 12 पर, ठीक है जी। गजझंपा ताल में ताली जो होता है, गजझंपा ताल में देखिए, गजझंपा ताल में 15 मात्राएं 4 विभाग, 1 5 12 पर ताली होती है, और 9वीं पर खाली, ठीक है। यह मृदंग, मृदंग का एक अप्रचलित ताल है, ध्रुपद अंग की गायन शैली के साथ संगत करने की एक उपयुक्त ताल है, ठीक है जी। इसमें क्या क्या बजाते हैं, देखिए परन, पडार, रेला आदि बजाया जाता है, और इसमें पहले विभाग में 4 मात्राएं, दूसरे में 4 और तीसरे में 3, चौथे में 4 मात्राएं, टोटल कितना हो जाएगी, तो 15 मात्राएं, ठीक है जी। ये एक विषम पद ताल है, ठीक है। इसका देखिए बोल क्या है, ठेका का बोल देखिए, ठेका का बोल इसमें लिखा हुआ है आपका, गजझंपा ताल का ठेका का बोल देखिए, धा धिन नक तक, धा धिन नक तक, तीन नक तक, ते टेकत गदिगन, ठीक है। तो ये गजझंपा ताल का बोल हो गया। टोटल आपको 15 मात्राएं, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है जी, आपको यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 4 दिख रहा है, ठीक है जी। तो 8 7 15 मात्राएं हो गए, टोटल 4 विभाग दिख रहा है आपको। अगला सवाल देखिए, पलुस्कर स्वर लिपि पद्धति में ताल में सम किसके द्वारा दर्शाते हैं, तो मात्रा संख्या के द्वारा, ठीक है जी, मात्रा संख्या के द्वारा। और ये देखिए यहाँ पे आपको ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर का सम है, ये सॉरी भातखंडे जी का, भातखंडे जी का स्वर लिपि में आपको क्रॉस से सम दिखाते हैं, ठीक है, और 0 से खाली दिखाते हैं भातखंडे जी में, और प्लस को, प्लस से खाली दिखाते हैं पलुस्कर पत्ती में, और मात्रा संख्या से सम को दर्शाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल 14 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में सम आप क्रॉस से दर्शाते हैं, आप जानते हैं, इसमें क्रॉस से सम को दर्शाते हैं, 0 से खाली को दर्शाते हैं, और ये पलुस्कर जी का खाली है। इसको डिटेल आप पढ़ लीजिए। अगला सवाल देख लीजिए 15 नंबर, एक सप्तक में स्वरों की कुल संख्या 12 है, आप जानते हैं, 5 शुद्ध होता है, 5 विकृत और 7 शुद्ध स्वर होता है। देखिए 16 नंबर सवाल लिख रहा है, इन चारों में कौन सा ध्रुपद का एक भाग नहीं है, तो ध्रुपद का भाग 4 होता है, स्थायी, अंतरा, संचारी या भोग।
तो अस्थाई अंतरा संचारी एकाभोग होता है लेकिन भोग नहीं होता है, तो ये डी नहीं है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए डिटेल। अब सवाल नंबर आपसे 17 नंबर पूछा जा रहा है। 17 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि वह तान जिसमें तान के साथ गीत के शब्द गाए जाते हैं तो कौन सा तान कहलाता है? तो आलाप तान, बोल तान। बोल तान हो जाएगा। ठीक है जी। गीत के शब्द गाएंगे तो बोल तान हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए 18 नंबर। शुद्ध सप्तक का 7वां स्वर क्या है? शुद्ध सप्तक का 7वां स्वर क्या है बताइए? तो शुद्ध सप्तक का सा, रे, ग, म, प, ध, नी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तो नी है। ठीक है। तो क्या है जी? शुद्ध नी है। ठीक है। शुद्ध नी हो जाएगा बी में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए 19 नंबर। ग रे ग प ध निशा। ग रे ग प ध निशा, ये राग पहचानिए कौन सा राग है? तो 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। बताइए 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका बिलावल था। बिलावल। ठीक है जी। बिलावल देखिए, बिलावल है, इसमें पढ़ लीजिए बिलावल। आपका सभी इसमें शुद्ध स्वर लगते हैं। तो गरे गप धनिशा बिलावल राग है। यह राग बिलावल थाट से उत्पन्न है जिसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। आरोह में मध्यम वर्जित है। तो अवरोह में सातों स्वर लगते हैं तो इसकी जाति क्या हो जाएगी? साडव संपूर्ण हो जाएगी। जाति साडव संपूर्ण हो गया। वादी स्वर दैवत है और संवादी स्वर गंधार है। गायन समय दिन का प्रथम पहर है। और आरोह में शुद्ध और अवरोह में दोनों निषाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। 20 नंबर सवाल है कोमल ग म धनी तीस ऋषभ चढ़त गनी न सुहाई धग वादी संवादी ते कौन राग कहाई? बताइए। तो आपका 20 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो 20 का डी असावरी। असावरी में देखिए गंधार, धैवत और निषाद, ये सभी कोमल स्वर लगते हैं तीनों। ठीक है जी। तो कोमल गम धनी। ठीक है जी। तो गधनी आपको यहाँ पे देखिए ये असावरी राग हो जाएगा। ठीक है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप। डिटेल पढ़ लीजिए। गायन गायन इसका होता है दिन का दूसरा पहर। और इसलिए इसकी जाति आडव संपूर्ण है क्योंकि देखिए आरोह में गंधार और निषाद को छोड़ा जाता है और अवरोह में सातों स्वर लगते हैं तो आडव संपूर्ण हो गया इसकी जाति। देखिए आपका वादी स्वर धैवत होता है, संवादी गंधार होता है और इसमें ग ध नी स्वर कोमल लगते हैं और ये जो है सावरी थाट से उत्पन्न है। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। राग यमन के वादी और संवादी बताइए। तो गाना मन के गाना होता है इसका ट्रिक। तो गंधार वादी और संवादी निषाद। ठीक है। और कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, आप जानते ही हैं। आप देखिए कल्याण थाट में मध्यम तीव्र लगता है, मध्यम तीव्र लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। और वादी गंधार है, संवादी निषाद है, जाति इसका संपूर्ण संपूर्ण है। गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। ठीक है। राग यमन का। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 22 नंबर। राग मालकोस में वर्जित स्वर बता दीजिए। तो वर्जित स्वर आपका हो जाएगा डी। ठीक है जी। डी हो जाएगा। डी डी हो जाएगा इसका वर्जित स्वर। मालकोस भैरवी थाट से उत्पन्न होता है और इसमें आपको ऋषभ और पंचम वर्जित होता है मालकोस भैरवी थाट से, जिसमें रे ग ध नि सभी कोमल लगते हैं। और ऋषभ और पंचम वर्जित है, इसकी जाति आडव आडव है। तो ऋषभ और पंचम दो दो स्वर वर्जित कर दीजिएगा तो 5 5 स्वर लगेंगे तो आडव आडव इसकी जाति हो जाएगी। और मध्यम इसका वादी और संवादी इसका षडज है। और रात्रि के तृतीय पहर में से गाते हैं। इसमें गंधार, धैवत और निषाद तीनों स्वर कोमल लगते हैं। ठीक है। अगला सवाल 23 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। निशा रे ग मग मग रे ग रे सा, यह राग पहचानिए। तो राग आपका हो गया पूर्वी। पूर्वी हो गया। देखिए तो पूर्वी में आपको देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ। पूर्वी थाट वाले राग में ऋषभ और मध्यम तीव्र लगता है और धैवत कोमल लगता है। ठीक है। तो देखिए ऋषभ कोमल हो गया आपका। यह राग पूर्वी राग का है। इस राग को पूर्वी थाट से जन्य माना गया है। रे ध कोमल, ग नि शुद्ध और दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। इसकी जाति संपूर्ण है। वादी गंधार है और संवादी निषाद है और सायंकाल में इसको गाते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए 24 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। तीखे रिध कोमल गमनी आरोहित रिधहीन साम संवादी वादी किसका चिन्ह चंद्रिका सार में कहा गया किस राग के लिए? तो 24 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। बताइए 24 नंबर का सही उत्तर बताइए आप क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका भीमपलासी के बारे में कहा गया। ठीक है। भीमपलासी के बारे में कहा गया। तो भीमपलासी काफी थाट से उत्पन्न है
और इसमें गंधार और निषाद कोमल लगता है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। अब देखिए इसका डिटेल आप पढ़िए। राग भीमपलासी राग, इस राग का जन्म काफ़ी थाट से हुआ है और इसमें जो है ग, नि, कोमल और अन्य शुद्ध स्वर लगते हैं। रे, ध स्वर वर्जित होता है और औरों में सातों स्वर लगते हैं, इसलिए इसकी जाति आडव संपूर्ण हो गई। और मध्यम इसका वादी है, संवादी इसका षटज है। दिन के तीसरे पहर में इसको गाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। 25 नंबर सवाल लिख रहा है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से हैं? तो आप जानते हैं इसको, बनारस घराने से हैं। बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिए। ये डिटेल लिखा जा रहा है यहाँ पे डिटेल। कह रहा है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी बनारस घराने से हैं। श्रीमती गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 में वाराणसी में हुआ। उन्होंने सरजू प्रसाद मिश्र से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 1972 में पद्मश्री मिला था इन्हें। और संगीत समिति, प्रयाग संगीत समिति ने उन्हें संगीत शिरोमणि की उपाधि दिया। ठीक है, 26 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक रचना जो विशिष्टता स्वरों से बनी हो, एक विशेष राग और ताल में बंधी हो, क्या कहलाती है? तो आपको बताना है सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, सरगम गीत। ठीक है जी, सरगम गीत। अगला सवाल देख लीजिए। 27 नंबर पूछा जा रहा है, जिन स्वरों का उच्चारण अपने सामान्य स्थान से ऊंचा होता है उसे क्या कहते हैं? तीव्र। तीव्र मतलब उदात। उदात मतलब ऊंचा। ठीक है जी, उदात हो गया, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है स्वरों का उच्चारण अपने सामान्य स्थान से ऊंचा हो तो इसको इसको बोलते हैं तीव्र। तीव्र मध्यम बोलेंगे, तीव्र। तो उदात का मतलब होता है ऊंचा और अनुदात का मतलब होता है नीचा और स्वरित का मतलब मध्यम। ठीक है जी, आप जानते हैं इसको, ये वैदिक काल का संगीत स्वर है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 28 नंबर। तानपुरे में मुख्यतः कितने तार होते हैं? तो आप जानते हैं तार आपको होता है 4 तार होता है तानपुरा में। और पुरुष के तानपुरा में पहला और चौथा तार पीतल और महिला का सिर्फ चौथा तार पीतल का बना होता है। आप जानते हैं इसको। इसका डिटेल थोड़ा सा पढ़ लीजिए। लिख रहा है 4 तार होते हैं। प्रथम तार मध्य सप्तक के पंचम से मिलाते हैं, दूसरा तीसरा तार मध्य षड्ज से मिलाते हैं और चौथा तार मध्य षड्ज से मिलाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। 29 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि दाएं और बाएं तबले के बीच में पाए जाने वाले काले रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? तो स्याही। क्या कहते हैं जी? स्याही। स्याही कहते हैं। अगला सवाल देखिए 30 नंबर। कर्नाटक में षट श्रुति दैवत हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहलाती है? तो आपको कोमल निषाद। कोमल निषाद कहते हैं उसको। ठीक है, आप इसको डिटेल पढ़ लीजिए। अगला लिख रहा है, किस ईस्वी में तानसेन अकबर के महल में आए थे? तो सही उत्तर बता दीजिए। 31 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1556। ठीक है जी, 1556 में राज्याभिषेक भी हुआ था अकबर का। ठीक है, और आपको बताना है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया? बताइए कमेंट करके, पता चले कि आपका जीके का पोर्शन कैसा है। चलिए कमेंट करके बताना है। देखिए, अकबर ने तानसेन को कंठभरण की उपाधि दिया था। कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था। तानसेन नवरत्नों में शामिल थे। देखिए 32 नंबर सवाल, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुरुंदवाड़ में। कुरुंदवाड़ में। ठीक है जी, कुरुंदवाड़ में हुआ था। 18 अगस्त 1872 को हुआ था। अगला सवाल देख लीजिए। पिता का नाम श्री दिगंबर गोपाल था और माता का नाम श्रीमती गंगा देवी। अगला सवाल देखिए 33 नंबर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म। तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म कहाँ हुआ बताइए? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म आपको 33 नंबर सवाल बताना है। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बेलगांव में हुआ। ठीक है जी, बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। तो जन्म दिवस इनका 10 अगस्त 1860 है। ठीक है जी, बम्बई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान में, देखिए ये बेलगांव जो है ना मुंबई वाला है। ठीक है, ये कर्नाटक वाला नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए। अच्छा आप बताइए, बेलगांव में कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे अध्यक्षता किसने किया? ठीक है, कमेंट करके बताइए आप। कमेंट करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम इतना भी कर दीजिए। देखिए अगला सवाल लिख रहा है, शुद्ध और विकृत भेद हैं। शुद्ध और विकृत किसके भेद हैं? तो आप बताइए किसके भेद हैं? तो सही उत्तर 34 का क्या हो जाएगा? 34 का जाति के भेद हैं।
देखिए शुद्ध और विकृत जाति के भेद हैं। शुद्ध जातियाँ 7 और विकृत जातियाँ 11 होती हैं। शुद्ध जाति कितनी होती है? तो 7 और विकृत जाति 11 होती हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लीजिए, उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है? तो उत्तर राग को पहचानने के लिए कौन सा स्वर आवश्यक है आप बताइए। 35 का सही उत्तर बता दीजिए। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका वादी स्वर। वादी स्वर से आप उत्तरांग और पूर्वांग पहचान सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, किसी ताल की पहली मात्रा क्या कहलाती है? तो पहली मात्रा सम कहलाती है, आप जानते हैं पहली मात्रा सम कहलाती है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 37 नंबर, लिखा जा रहा है 3 ताल में मात्राओं ताली और खाली की कुल संख्या बताइए। तो 3 मात्रा में आप जानते हैं, देखिए 3 ताल में देखिए मात्रा कितना होता है? तो 16 मात्रा होता है। और ताली कितना होता है? तो 3 ताल। और खाली कितना होता है? 1। और 3 ताली होता है और 16 मात्राएं होती है, तो 16 3 1 आपका ये में है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, इसका आप जानते ही हैं 1 5 13 पर ताली होता है और 9वीं मात्रा पर खाली होता है। 4 मात्राओं का 4 विभाग होता है, ठीक है, आप जानते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए, दादरा दादरा ताल के लिख रहा है, दादरा ताल के आड़ लयकारी में दूसरे आवर्तन में लयकारी पूर्ण करने के लिए किस मात्रा पर ताल का तीसरा चक्र शुरू होगा? तो आपको सही उत्तर बताना है। 38 का क्या हो जाएगा जी? कमेंट करिए 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 38 का सही उत्तर कमेंट करिए। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथी मात्रा पर, ठीक है जी। चौथी मात्रा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, चौथी मात्रा। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें डिटेल लिख रहा है, देखिए डिटेल इसमें लिखा जा रहा है, दादरा ताल के आड़ लयकारी, दादरा ताल के आड़ लयकारी कि दूसरे आवर्तन में लयकारी पूर्ण करने के लिए चौथी मात्रा पर ताल का तीसरा चक्र शुरू होगा। अगला सवाल देख लीजिए, 39 नंबर लिख रहा है, संगीत में किस नाद का प्रयोग होता है? तो आहत नाद का प्रयोग होता है, आप जानते ही हैं। सदा रंगा रंग आप जानते हैं किसके अधीन थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले, आप ही जानते हैं, बहुत बार सवाल रिपीट हुआ है। ध्वनि करते हुए एक ताल में धुन गिनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो धुन गिनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सशब्द क्रिया कहलाती है, ठीक है जी। 42 नंबर सवाल लिख रहा है, उदाहरण के लिए 16 सेकंड में यदि हम 16 शब्द गाते हैं तो ताल की लय क्या होगी? तो ताल की लय क्या होगी बताइए? तो ताल की लय विलंबित होगी। धाधा दिनता किटधा दिनता तिटकत गदिगन, तो बताइए यह जो है दी गई ताल पहचानिए। तो दी गई ताल आपको 43 नंबर सवाल क्या हो जाएगा जी? तो 43 का हो जाएगा सी, ये चौताल है, ठीक है जी, ये चौताल है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, चौताल हो गया। तो चौताल के बारे में हम पढ़ लीजिए, यहाँ पे चौताल के बारे में पढ़ते हैं। तो चौताल के बारे में 12 मात्राएं 6 विभाग 1 5 9 11 पर ताली और 3 7 पर खाली होता है। 4 ताल पखावज का एक प्राचीन ताल है। इस ताल का प्रयोग ध्रुपद अंग की गायन शैली में किया जाता है। इसमें परन पड़ाल रेला आदि बजाया जाता है। समपदी ताल है, इसका छंद रूप मतलब दो दो विभाग, दो दो मात्राओं का 6 विभाग होता है और 12 मात्राएं होती हैं 4 ताल में। देखिए अगला सवाल 44 नंबर, तिगुन क्या लिख रहा है जी? तिगुन और आड़ लय के बीच क्या संबंध है? तिगुन और आड़ लय के बीच में क्या संबंध है? तो 44 का सही उत्तर बता दीजिए। 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, तिगुन बराबर होता है 3/2 आड़ लयकारी, ठीक है जी। ताल झुमरा में बताइए 14 मात्राएं होती हैं। ताल झुमरा में देखिए, ताल झुमरा में 14 मात्राएं 4 विभाग 1 4 11 पर ताली होता है और 8वीं पर खाली, ठीक है। तो 14 मात्राएं हो गई। अगला सवाल देख लीजिए, एक स्वर के मध्यम मध्यम और तार सप्तक, एक स्वर के मध्य मध्यम और तार क्या कहलाते हैं? आप बताइए क्या कहलाते हैं? 46 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका नाद स्थान, ठीक है जी, नाद स्थान कहलाएंगे। अगला सवाल 47 नंबर, वह स्वर जिन्हें गाने से राग नष्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? विवादी। क्या बोलते हैं जी? विवादी स्वर, ठीक है। तो विवादी स्वर हो गया आपका डी। कभी कभी विवादी स्वर का प्रयोग करके जो है आपका राग की सुंदरता बढ़ाई जाती है। देखिए
म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प। तो उक्त तान का तान पहचानिए। तो आपका देखिए, आपका एक क्रम में है, देखिए एक क्रम में है तो इसको कूटतान कहेंगे, ठीक है जी, कूटतान कहेंगे, ठीक है। एक क्रम में जब होता है उसको कूटतान कहते हैं। और पलटतान मतलब जैसे सारे ग धनी, देखिए इस तरह से हो तो इधर से उधर स्वर लगाते हैं, उसको पलटा तान कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल लिख रहा है, इसमें डिटेल लिख रहा है, स्वरों के फेरबदल अर्थात टेढ़े मेढ़ेपन से विभिन्न स्वर समूह की रचना उसे कूटतान कहते हैं। देखिए संगीत दर्पण में शिव मत के अनुसार, शिव मत के अनुसार बताइए तो 6 राग और 36 रागनी, तो बी हो जाएगा, ठीक है जी। 6 राग 36 रागनी और 5 राग और 30 रागनी कौन बताए हैं, किस मत के अनुसार आप बताइए कमेंट करके, ठीक है जी। 6 रागों को पुरुष राग माना गया और 36 को स्त्री राग मानकर इसको वर्गीकृत किया गया था, जानते हैं आप। और 5 राग और 30 रागनी बताइए किस मत के अनुसार माना गया है। देखिए वह स्वर जो उसकी मूल स्थिति से ऊपर जाने पर विकृत हो जाता है, तो ये मध्यम होता है, आप जानते ही हैं, मध्यम, तो मध्यम होता है, आप जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। राग यमन का थाट बताइए, तो कल्याण थाट होता है, आप जानते ही हैं। राग काफी में वादी, वादी और संवादी क्या होगा, तो आप बताइए राग काफी में वादी संवादी बताइए। 52 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा जी, 52 नंबर सवाल का उत्तर बताइए। 52 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए पस, मतलब पंचम इसका वादी और संवादी इसका होता है षडज। वादी पंचम और संवादी षडज, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, इसको पढ़ लीजिए डिटेल। ये डिटेल लिख रहा है यहाँ पे, कह रहा है राग काफी, काफी थाट से उत्पन्न है, इसमें गंधार निषाद कोमल लगते हैं, अन्य शुद्ध स्वर लगते हैं। वादी पंचम होता है, संवादी आपको षडज को माना गया है। जाति इसका संपूर्ण संपूर्ण है, गायन समय मध्य रात्रि है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें कह रहा है गम पनिशा गग रेसा निध पम पग मग, यह राग पहचानिए। तो राग बिहाग हो जाएगा, देखिए राग बिहाग हो जाएगा। राग बिहाग, तो बिहाग देखिए, बिहाग का हम आपसे बताएं, बिहाग जो होता है इसकी जाति, जाति इसकी क्या होती है, जाति इसकी देखिए आडव संपूर्ण हो जाएगी, तो इसमें ऋषभ और धैवत वर्जित होता है आरोह में। और इसका गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है, वादी गंधार है और संवादी निषाद है, ठीक है जी। और बिलावल थाट से उत्पन्न होता है, ठीक है जी। तो बिलावल थाट में आप सभी शुद्ध स्वर लगाते हैं, आप जानते ही हैं। तो 54 नंबर सवाल देख लीजिए। तीखे गनि कोमल री ग वादी धैवत साज संवादी गंधार है, कौन राग विराज, आपको सही बताना है। राग चंद्रिका सार में किस राग के लिए दोहा लिखा गया है, तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा डी, राग तोड़ी के लिए, तोड़ी के लिए डी, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो तोड़ी की बारे में बात करें हम, तो तोड़ी, तोड़ी जो होता है वादी धैवत होता है, संवादी गंधार होता है, गायन समय आपका दिन का दूसरा पैर होता है और जाति इसकी संपूर्ण संपूर्ण है, ठीक है जी। और थाट तोड़ी जो होता है, थाट तोड़ी देखिए, थाट तोड़ी बताएं तो इसमें ऋषभ गंधार कोमल, मध्यम तीव्र और धैवत इसका कोमल लगता है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। 55 नंबर आपसे पूछा जा रहा है राग का मुख्य चलन किस सप्तक में होता है, तो बता दीजिए। राग का मुख्य चलन आप बताइए। 55 का सही उत्तर हो जाएगा जी, 55 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मध्य और मध्यम सप्तक में, ठीक है। इसका पढ़ लीजिए डिटेल। अब देखिए 56 नंबर, वह ख्याल जो धीमी गति से गाया जाता है उसको विलंबित ख्याल है, बड़ा ख्याल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। तो इसके दो ही भाग अस्थायी अंतरा होते हैं। देखिए 57 नंबर, धमार गायन सामान्यतः किस चीज़ का वर्णन करता है, तो होली का, ठीक है जी, होली का वर्णन करता है। और ब्रज भाषा का यूज किया जाता है इसमें। देखिए 58 नंबर सवाल, ज्यादातर ठुमरी इन रागों में नहीं गाई जाती है, तो किस रागों में नहीं गाई जाती है ठुमरी, तो आप बता दीजिए किन रागों में नहीं गाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी, ललित राग में नहीं गाई जाती, ललित राग में नहीं गाई जाती। देखिए यहाँ डिटेल हम पढ़ लेते हैं। डिटेल इसमें लिख रहा है कि ठुमरी ललित राग में नहीं गाई जाती है, ठीक है।
इसमें भाव और सौंदर्य की अधिक महत्व होता है। यह समाज देश तिलक या खमाज रागदेश तिलक आमोद तिलंग पिलू काफी और भैरवी झिंझोटी जोगिया आदि रागों में गाई जाती है, लेकिन आपको ललित में नहीं गाई जाती है, ठुमरी। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा है तानपुरा की लंबी लकड़ी वाला भाग जो तुम्बा से मिलता है उसको क्या कहते हैं? डांड कहते हैं, डांड। ठीक है जी। और आपको तुम्बा और डांड के मिलन स्थल को गुल्लू कहते हैं। ठीक है, इसमें और लिख रहा है तंबूरा लंबी लकड़ी तुम्बा से जुड़ा होता है उसको डांड कहते हैं। तुम्बा डांड जहाँ जुड़ते हैं वहाँ गुल होता है, गुल कहलाता है उसे, गुल या गल। डांड लकड़ी की पोली डंडी होती है। ब्रिज को घुरच भी कहते हैं। ठीक है, ब्रिज को घुरच भी कहते हैं। देखिए 60 नंबर सवाल है, किसी बाह्य स्रोत या प्रभावों से ध्वनि का स्वयं कंपित होना क्या कहलाता है? तो 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 60 का सही उत्तर हो जाएगा अनुनाद। क्या कहलाता है जी? अनुनाद। अनुनाद हो जाएगा डी। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए, डिटेल इसका पढ़िए। अनुनाद कहलाता है, देखिए किसी बाह्य स्रोत या प्रभाव से ध्वनि का स्वयं कंपित होना अनुरणन कहलाता है। यह अनुरणन की तुलना प्रतिध्वनि से करनी हो तो प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए कम से कम 50 मिलीसेकंड से 100 मिलीसेकंड का समय अंतराल होना आवश्यक है। अनुरणन केवल कमरों के अंदर ही नहीं बल्कि वनों में भी और अन्य स्थानों में भी संभव है। ठीक है, अगला सवाल है 61 नंबर, हिंदुस्तानी में शुद्ध मध्यम कर्नाटक में क्या कहलाता है? तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 61 नंबर का सही उत्तर बताइए। तो आपका प्रति मध्यम कहलाता है वहाँ, वहाँ प्रति मध्यम, और हिंदुस्तानी में शुद्ध मध्यम कहा जाता है। इसका आप डिटेल पढ़ लीजिए। 62 नंबर, इन चारों में कौन सा तानसेन का संतान नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पे तानसेन के 4 संतान थे, और सूरत सेन, भरत, शरत सेन, तरंग सेन, बिलास खां। ठीक है जी, और पुत्री सरस्वती थी। ठीक है जी, कह रहा रंग सेन तानसेन के संतान नहीं थे। स्वामी हरिदास की मृत्यु कब हुई? कितने वर्ष की आयु में? तो 96 वर्ष की आयु में हरिदास जी की मृत्यु हुई। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। हरिदास जी का जन्म 1480 में हुआ था। पिता का नाम आशुधर था तथा माता का नाम गंगा देवी था। और स्वामी हरिदास 25 वर्षों की आयु में संन्यास ले लिए और वृंदावन चले गए। 95 वर्ष की आयु में 1634 में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है जी। बीडी पलुस्कर का देहांत कब हुआ? तो बीडी पलुस्कर जी का देहांत आपको 21 अगस्त 1931 को हुआ। ठीक है, 1872 में इनका जन्म हुआ था कुर्दवाड़ बेलगांव में। ठीक है जी। इनके पिता थे गोपाल जी और माता गंगा देवी थी। पंडित बालकृष्ण बुआई चिलंजीकर से शिक्षा प्राप्त की और मृत्यु इनका 21 अगस्त 1930 को हुआ। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके पुत्र थे? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म, देखिए पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म 1897 में बड़ौदा में हुआ था। पिता का नाम था पंडित गौरी शंकर। ठीक है जी, तो पंडित गौरी शंकर ठाकुर इनके पिता का नाम, तो ये हो जाएगा सी। माता का नाम था झंवरेवा। ठीक है जी, और देखिए इन्होंने संगीत की शिक्षा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर से प्राप्त की। 28 दिसंबर 1967 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है जी, अगला सवाल 66 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बृहदेशी किनके द्वारा लिखा गया? तो बृहदेशी आप जानते हैं मतंग जी द्वारा 8वीं सदी में लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें देसी गीतों का जो है संकलन है। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिख रहा है, इस ग्रंथ में देसी नादोत्पदी श्रुति निर्णय स्वर निर्णय अलंकार का वर्णन किया गया है। हारमोनियम देन है किनका? तो हारमोनियम किनका देन है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर हो जाएगा, बताइए 67 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा जी? सी। डिटेल पढ़िए इसका, डिटेल आप इसका पढ़िए। अलेक्जेंडर डेवन द्वारा फ्रांस में हुई थी हारमोनिया की आविष्कार। देखिए हारमोनियम को मंजूसा स्वर मंजूसा या स्वर पेटी भी कहते हैं। इसकी गणना सुशीर वाद्यों में होती है क्योंकि इसमें जब ध्वनि हवा क्योंकि इसमें इसमें जो है ध्वनि हवा से उत्पन्न होती है।
ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। तितिन्ना, तितिन्ना, धिन, धिन्ना, तिन तिन, ये लय पहचानिए आप। तो तीन तीन मात्रा है तो तिगुन हो गया। क्या हो गया जी? तिगुन। बी हो गया आंसर इसका, बी। तो तीन तीन मात्रा का जो है आपको मिड लिया जा रहा है, तो तीन तीन, ये क्या होगा जी? आपका तिगुन हो गया। ठीक है। 69 नंबर। यदि एक राग में आरोह अवरोह दोनों में 7 स्वर हैं, तो परंतु स्वर नियमित क्रम में न हो, तो राग की जाति क्या होगी? वक्र संपूर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? वक्र संपूर्ण हो जाएगी। अगला सवाल देख लीजिए। इन चारों में कौन सा अकबर के जमाने के संगीतकार नहीं थे? तो आप बता दीजिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है, तो अकबर के ज़माने के कौन संगीतकार नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय के संगीतकार थे। तो आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है, देखिए। तानसेन उन नवरत्नों में श्रेष्ठ थे। देखिए, अकबर के दरबार में रामदास, सुबहन खां, मियाँ चांद, बीरमंडल खां, सरोद खां, मियाँ लाल, चांद खां, बीड़ा बादल, शहाब खां इत्यादि अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ रहते थे। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। रामचरितमानस किन के द्वारा लिखा गया? तो आप जानते हैं तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जिसका डिटेल देखिए। सर्वथा भिन्न चुनिए, इसमें कौन भिन्न है? तो आप देखिए, नोम तुम का आलाप, नोम तुम का आलाप हो गया, राग आलाप हो गया, रूपक आलाप हो गया, लेकिन कूट आलाप ये अलग है। ठीक है। कूट आलाप भिन्न है। नोम तुम आलाप, राग आलाप और रूपक आलाप सभी आलाप गान की पद्धतियां हैं। देखिए 73 नंबर सवाल है। यदि एक गाना एक ताल में बजते हुए सम के बाद शुरू किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो आप इसका सही उत्तर बताइए। 73 नंबर का क्या हो जाएगा? 73 का हो जाएगा आपका, 73 का डी, अनागत। क्या होगा जी? अनागत। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ। मुख्य सम निकल जाने के बाद जब गीत प्रारंभ होता है, तो उसे अतीत ग्रह कहते हैं। ठीक है जी। तो सवाल क्या लिख रहा है? सवाल लिखा है, यदि एक गाना एक ताल से बजते हुए सम के बाद शुरू किया जाता है, तो इसे अतीत अतीत ग्रह कहते हैं। ठीक है जी। अतीत ग्रह, अतीत ग्रह सी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल 74 नंबर सवाल देखिए। यदि एक ताल को उसकी मूल गति से 1.5 गुना तीव्र गति से बजाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? बताइए। तो इसको आड़ लयकारी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? 74 का क्या हो जाएगा जी? 74 का आंसर हो जाएगा 74 का डी। इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप। 75 नंबर सवाल लिख रहा है। 75 नंबर सवाल देखिए। 75 नंबर सवाल लिख रहा है, आड़ लयकारी की गति क्या है? तो 3/2। 3/2 हो जाएगा बी, 3/2। और आपको यहाँ बता दूँ 3/2। और कुआड़ की लयकारी क्या होती है? 5/4। और 7/4 होती है बी आड़ की। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। तीन तीन, तीन तीन मात्रा का आप दिया है, तो आपको यहाँ पे देखिए तीन तीन मात्रा का जय, अजय, ये जय अजय गिरी। ठीक है, इस तरह लिखा है। तीन तीन मात्रा का आपको मिड ले रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इस लयकारी को तिगुन कहेंगे। क्या कहेंगे जी? तिगुन। आप जानते हैं, देखिए, किसी ताल में वह बिंदु जिससे गाना गाना वादन या ताल का ठेका शुरू होता है, उसको जानते हैं आप क्या कहते हैं? तो सम कहते हैं। आप जानते हैं इसको। अगला सवाल देख लीजिए। यदि एक राग में आरोह में 6 और अवरोह में 7 स्वर होते हैं, तो उसकी जाति आप जानते हैं। साडव संपूर्ण हो जाएगी। साडव संपूर्ण आप जानते ही हैं। तो ये सभी हल्का हल्का सवाल है, आप जानते हैं इसको। ये बहुत बार रिवीजन हो रहा है, रिपीट हो गया सवाल। कोई बात नहीं, इसके बाद जो हम नोट्स बना रहे हैं ना, अच्छा अच्छा सवाल आपको, जो आपको देखने को नहीं मिला होगा, शायद देखे भी होंगे, तो नया नया सवाल सवाल मैं बना रहा हूँ, उसका भी वीडियो आपके पास जल्द आने वाला है। इन चारों में कौन सा निबद्ध गान का एक प्रकार नहीं है? तो निबद्ध गान का प्रकार देखिए, धातु। धातु निबद्ध गान का प्रकार नहीं है, जबकि वस्तु, प्रबंध और रूपक ये सभी निबद्ध गान है, धातु नहीं है। यहाँ देख लीजिए, डिटेल इसका पढ़िए। धातु निबद्ध गान के प्रकार नहीं है, नहीं है। भारतीय संगीत में प्रबंध गीत शैलियाँ के विभिन्न प्रकार समय समय पर प्रचलित हैं रहे। निबद्ध गान के 3 नाम मिलते हैं: प्रबंध,
रूपक और वस्तु, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है स्वर, पद, ताल और मार्ग से बना गीत क्या कहलाता है? तो अक्षिप्तिका। क्या कहलाता है जी? अक्षिप्तिका। याद रखिए इसको। अगला सवाल, इसको पढ़ लीजिए डिटेल, आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। इसका डिटेल पढ़िए। स्वर, पद, ताल, मार्ग से बना गीत अक्षिप्तिका कहलाता है। प्राचीन काल में प्रबंध, वस्तु, रूपक और वर्तमान काल में ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, ये सभी अक्षिप्तिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। इन चारों में से कौन सा उल्लेखनीय थाटों में से एक नहीं है? तो देखिए आप, कल्याण थाट भी होता है जिसमें मध्यम तीव्र बाकी शुद्ध, भैरवी भी थाट है जिसमें रे ग ध नि कोमल बाकी शुद्ध, भैरव थाट है, ये भी रे ध कोमल लगता है बाकी शुद्ध, और मल्हार थाट नहीं है, ठीक है। तो थाट नहीं है पूछ रहा है तो डी हो जाएगा। अगला सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए राग भूपाली का गायन समय, तो भूपाली कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, गंधार इसका वादी है, दैवत संवादी है, और इसमें मध्यम और निषाद को वर्जित किया जाता है, और इसकी जाति होता है आडो आडो, क्योंकि मध्यम और निषाद आपका वर्जित होता है। तो इसका गायन समय आपका रात्रि का प्रथम पहर हो जाता है, आप जानते हैं। 83 नंबर है सारे ग सारे म प ध नि ध प ध म प ग रे सा, ये राग पहचानी। तो राग कौन सा है? 83 नंबर का सही बताइए। 83 का सही उत्तर बताइए। तो 83 का सही आपको बताना है। 83 का सही उत्तर बता दीजिए। तो असावरी हो जाएगा ये, असावरी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ये असावरी, असावरी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, असावरी का पढ़ लीजिए। असावरी असावरी थाट से उत्पन्न है, और इसमें गंधार, धैवत और निषाद कोमल लगता है। और देखिए यहाँ पे वादी स्वर धैवत होता है और संवादी स्वर गंधार होता है। आरोह में गंधार और निषाद वर्जित किया जाता है, इसलिए इसकी जाति आडो और आडो हो जाएगी। और आरोह में सातों स्वर लगते हैं, संपूर्ण आडो संपूर्ण जाति हो जाएगी। दिन का दूसरा पहर में इसका गायन होता है असावरी का, ठीक है। राग बिहाग का थाट बताइए। तो बिहा विगन मतलब बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिलावल। आंसर क्या होगा जी? बिलावल थाट, आपका बी हो गया। इस राग में बिलावल थाट से उत्पन्न सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। इसके आरोह में रे ध स्वर को वर्जित किया जाता है, तो आरोह की जाति आडो हो जाएगी। आरोह में सातों स्वर मतलब जाति क्या हो जाएगी? आडो संपूर्ण। तो आडो संपूर्ण जाति हो गई। वादी स्वर गंधार हो गया, संवादी स्वर निषाद हो गया। प्रथम पहर, रात्रि के प्रथम पहर में राग बिहाग को गाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राग केदार का संवादी स्वर बताइए। तो आपका षडज हो जाएगा। देखिए इसमें पढ़ लीजिए इसका डिटेल, इसका डिटेल आप पढ़िए। यहाँ पे लिखा है कल्याण थर से उत्पन्न है राग केदार, और इसकी जाति आडो संपूर्ण है, वादी षडज है। सॉरी, इसका देखिए आपका यहाँ पे राग केदार जो होता है ना, इसमें आपका कल्याण थर से उत्पन्न होता है, और आपका मध्यम इसका वादी और षडज इसका संवादी होता है। जाति इसका आडो साडो होता है, ठीक है जी, आडो साडो, क्योंकि ऋषभ और गंधार इसका वर्जित होता है, ठीक है जी। और गायन समय इसका क्या होता है जी? गायन समय आप बता दीजिए। गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर है। 86 नंबर सवाल है, धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया जाता है? तो होली का, ठीक है, होली गीत का। तो डी आंसर हो जाएगा। राधा कृष्ण का ब्रज भाषा होता है इसमें। राग भूपाली का वादी, तो गंधार होता है वादी, और संवादी होता है धैवत, और गधा हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कल्याण थाट से उत्पन्न है, और मध्यम और निषाद वर्जित होता है, जाति इसकी आडव आडव है, आप जानते हैं मध्यम निषाद वर्जित होता है तो। और रात्रि के प्रथम पहर में इसका गायन होता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है आपका 88 नंबर। इन चारों में से एक ध्रुपद शैली गायन की उल्लेखित बाणी नहीं है। तो गोबरहार बाणी है, खंडार बाणी है, डागुर बाणी है, नौहार बाणी। तो आंसर क्या हो जाएगा? नौहार बाणी उसमें नहीं है, ठीक है जी, नौहार बाणी इसमें नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, नौहार ध्रुपद गायन शैली की बाणी नहीं है। गोबरहार बाणी, खंडार बाणी, डागुर बाणी, नौहार बाणी, ये चारों ध्रुपद गायन शैली है, लेकिन निहार बाणी नहीं है। यहाँ पे निहार लिखा होता तो उस आधार पर डी दे दिया, ठीक है जी। तो आप जानते हैं चार बाणी है, गोबरहार, खंडार, डागुर और नौहार बाणी, ठीक है जी।
तो 89 नंबर सवाल देखिए, 89 कौन सा घराना ठुमरी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो बनारस जानते हैं, बनारस और लखनऊ। तो लखनऊ के आप जानते हैं वाजिद अली शाह ठुमरी गाते थे, और बनारस की बता दीजिए, बनारस की गिरिजा देवी। ठीक है, बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है देखिए, रसूलन बाई, बड़ी मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी, बेगम अख्तर, गिरिजा देवी पूरबंग की प्रसिद्ध गायिकाएं हैं बनारस घराने की। ठीक है, भजन इन चारों में से किसी एक ताल में नहीं गाया जाता, तो बता दीजिए। तो झुमरा में नहीं गाया जाता है, देखिए झुमरा में भजन नहीं गाया जाता है, बाकी इसमें गाया जाता है, रूपक में, कहारवा में और धुमाली में गाया जाता है, लेकिन झुमरा में नहीं गाता। देखिए कहारवा, रूपक, धुमाली ताल का प्रयोग भजन के साथ किया जाता है, परंतु झुमरा ताल का प्रयोग ख्याल गान के साथ विलंबित लय में किया जाता है। ठीक है, अर्धदर्शक स्वर मध्यम को कहते हैं, आप जानते ही हैं, और इससे गायन समय तो पता लग जाता है कि गायन समय किस तरह का गायन समय रात्रि है या दिन है। ठीक है, इसलिए इसको अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है। चाटी और गोट के बीच का स्थान क्या कहता है? चाटी और गोट के स्थान को क्या कहते हैं? बीच के स्थान को लौब कहते हैं, आपको दुआला कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दुआला। पूड़ी, पूड़ी के अंदर देखिए, पूड़ी के अंदर किनारे लगी हुई चमड़े की पट्टी गोट कहते हैं इसको। गोट और स्याही के बीच के स्थान को मैदान, मैदान कहा जाता है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तन्ना मिश्र, ये हो जाएगा तन्ना मिश्र। जन्म इनका 1532 में हुआ था, और ग्वालियर घराने में, ग्वालियर से हुआ था। तानसेन के गुरु थे हरिदास जी, और 10 वर्षों तक उन्हें संगीत की शिक्षा ग्रहण की इनसे, और 1585 में तानसेन की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल देख लीजिए, इन चारों में से कौन सा स्वामी हरिदास के परम शिष्य में से एक नहीं है? तो मैं बता दूं, बैजू भी थे, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बता दीजिए आप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, कितना नंबर सवाल है? 94 का सवाल, 94 का सही उत्तर बता दीजिए। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा भाई, कमेंट करके बताइए 94 का सही उत्तर कौन इनके शिष्य नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा सी, दिवाकर पंडित इनके शिष्य नहीं थे। बाकी बैजू थे, गोपाल लाल थे, और रामनाथ थे। ठीक है जी, स्वामी हरिदास के शिष्य देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, स्वामी हरिदास के शिष्य तानसेन, बिरजू, बिरजू बावरे, बैजू कहा जाता है, रामदास, दिवाकर, मदन राय, गोपाल लाल, सोमनाथ तथा राजा सैर सौर सेन। ठीक है जी, पंडित बीडी पलुस्कर द्वारा गांधर महाविद्यालय की स्थापना 1901 में, 5 मई 1901 में हुआ था लाहौर में। ठीक है जी, और बाद में इसका जो है मुंबई में ब्रांच भी खोला गया था। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर के शिष्य थे, कौन थे? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किन के शिष्य थे? तो आपको बताना है, 96 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 96 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य थे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है, किस संगीतज्ञ ने पहली बार बीड़ा के तारों की लंबाई को भागों में बांटा और 12 स्वर स्थापित किए? ठीक है जी, तो कौन थे? 97 का सही उत्तर हो जाएगा, 97 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अहोबल ने। ठीक है जी, अहोबल ने बीड़ा के तारों पर स्वरों का स्थान निश्चित किया। ठीक है जी, ये देख लीजिए, पढ़िए यहाँ पे डिटेल पढ़िए। तो पंडित अहोबल दक्षिण भारत के निवासी थे। पंडित अहोबल ने सप्तक में 12 स्वरों का प्रयोग किया, 7 शुद्ध, 8 कोमल और 14 तीबर, कुल मिलाकर 29 स्वर माने, किंतु बीड़ा में स्वरों की स्थापना करते समय 12 स्वरों को ही मुख्य स्थान दिए थे। ठीक है, वह स्वर जिस पर गीत खत्म होता है वह क्या कहलाता है? तो न्यास का स्वर कहलाता है, न्यास का स्वर कहलाता है, और ग्रह के स्वर से आप गीत को शुरू करते हैं और न्यास पे खत्म करते हैं। ठीक है जी, अंश स्वर वादी स्वर को कहते हैं, आप जानते ही हैं। कौन से दो स्वर अचल स्वर कहे जाते हैं? तो षडज और पंचम को कहते हैं, षडज और पंचम को आप जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें लिख रहा है, अगला सवाल 100 नंबर है, चौगुन लय में ताल झप ताल कुल कितनी बार बजाएगी? तो चौगुन में आपका, जब चौगुन कर रहे तो 4 बार बजाएंगे, 4 बार बजाएंगे, देखिए 4 बार बजेगा। तो धीना धिन धिन नाती नाधी, धीना धिना धिन धिन नाती, नाधी धिन्ना, धीना धिन धिन नाती नाधी, धीना धिन्ना धिन धिन नाती, नाधी नाधी धिन्ना धिन। ठीक है जी, इस प्रकार 4 बार बजाएंगे, और झप तल का ठेका आप जानते हैं, धिन्ना धिन धिन्ना तीना धिन धिन्ना। ठीक है, धिन। अब देखिए झप ताल के ठेके को 4 बार लिखेंगे, और 4 बोल बजाएंगे तो इसको चौगुन लयकारी कहते हैं। ठीक है जी,
अगला सवाल देख लीजिए, लिख रहा है कश्मीर के इतिहासकार कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा और संगीत, नृत्य, नाटक, राजकीय संरक्षण के बारे में वहाँ जो मिल रहा था उसके बारे में लिखा। तो कल्हड़ ने संगीत राज तरंगणी लिखा था, ठीक है जी, डी राज तरंगणी लिखा गया था, डी कल्हड़ के द्वारा, ठीक है। कश्मीर का इतिहास इसमें मिलता है। तानसेन के शिष्य थे, तानसेन किन के शिष्य थे? तो तानसेन जो है आप जानते हैं स्वामी हरिदास के शिष्य थे, आप जानते हैं। देखिए, सामगान अपने विविध रूपों के साथ 103 का सही उत्तर बताइए। तो 103 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, बताइए। 103 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, वैदिक संगीत। वैदिक संगीत यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। सामगान अपने विविध रूपों के साथ वैदिक संगीत का ताना बाना बुनता है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये पढ़ लीजिए आप यहाँ पे। इन चारों में कौन सा तालों के अंक का एक प्रकार नहीं है? तो आप बताइए। 104 का सही उत्तर हो जाएगा, 104 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अति द्रुत। देखिए यहाँ पे डिटेल पढ़ लीजिए, ये लिख रहा है अति द्रुत तालों के अंक का प्रकार नहीं है। अड़ु द्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद, ये सभी तालों के अंक के प्रकार हैं, ठीक है। 105 में लिखा है, 105 झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, कितने विभाग होते हैं, और खंडों में बताइए आपको कितने कितने मात्राएं होती हैं। तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए 105 का सही उत्तर क्या होगा जी? 105 का सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। 105 का सही उत्तर बी, 105 का सही उत्तर हो जाएगा बी। मतलब झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, उसके बाद 4 विभाग होता है, और पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे में 3, दूसरे में 2, तीसरे में 2 और चौथे में 3, ठीक है जी। तो इसका बोल है धीना धिनधिना तीना धिनधिना, ठीक है। धीना धिनधिना तीना धिनधिना, तो बी आंसर सही हो गया, ठीक है। इसका डिटेल आप यहाँ जान गए, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और झप ताल तबले की ताल है, स्वतंत्र वादन होता है इसमें। अब देखिए 10 मात्रा, 4 विभाग, 1 8 पर ताली होता है, 6 पर खाली होता है। यह एक अर्ध संपद ताल है, इसका छंद रूप 2 3 2 2 धीना धिनधिना तीना धिनधिना, ठीक है जी। देखिए विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप 64। विलंबित 3 ताल के मात्राओं में कुल संख्या कितनी होगी? तो 64। विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या 64 होती है। देखिए 107 सारंगदेव किस ग्रंथ के लेखक थे? तो सारंगदेव आप जानते हैं संगीत रत्नाकर के लेखक हैं। और 108 नंबर, गायन की वह विद्या जिसमें एक ताल का प्रयोग होता है, तो ख्याल है, ठीक है जी। ख्याल में एक ताल का प्रयोग होता है। 109 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अचल स्वर है? तो अचल स्वर आपका पंचम है। अचल स्वर पंचम को कहते हैं और षड्ज को कहते हैं, ठीक है जी। ये कोमल और तीव्र नहीं होते हैं। देखिए 110 नंबर, वह गति जिस पर गीत गाया जाता है क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लय, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, गमक का प्रकार जिसमें स्वर का कंपन एक मात्रा काल पर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंदोलित गमक, ठीक है जी, आंदोलित गमक कहते हैं उसको। ध्रुपद शैली के गायन का तीसरा भाग क्या है? अस्थाई अंतरा संचारी अभोग। तो आपका सी हो जाएगा, अस्थाई अंतरा संचारी, तो सी हो जाएगा तीसरा। अस्थाई पहला होता है, संचारी दूसरा, अस्थाई अंतरा दूसरा, अंतरा होता है, संचारी तीसरा होता है, अभोग अभोग चौथा भाग होता है, ठीक है। ये आप जानते ही हैं। ध्रुपद के 4 भाग आप जानते ही हैं। चलो अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, 113 नंबर, राग भूपाली का थाट कल्याण थाट होता है, आप जानते ही हैं। राग असावरी थाट से, तो असावरी थाट से उत्पन्न होता है जिसमें गंधार और धैवत निषाद कोमल लगते हैं। अगला सवाल देखिए 115 नंबर, कोमल रे म ध सुर, तीव्र गंधार निषाद, दैवतवादी सुर कहयो, तासु ऋषभ संवादी। राग चंद्रिका सार में किस राग के लिए लिखा गया है यह दोहा? तो आपको 115 का सही उत्तर बताना है। 115 का सही उत्तर बताइए। तो 115 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा जी? तो यह लिखा गया है आपको किसके लिए? तो भैरव राग के लिखा लिखा गया है। भैरव थाट से उत्पन्न है और रे ध कोमल लगता है, संपूर्ण जाति का होता है, गायन समय इसका सुबह होता है, प्रातःकाल। राग केदार की जाति क्या है? तो केदार की जाति आप जानते ही हैं, आडव संपूर्ण है, आडव संपूर्ण है इसकी जाति केदार की। शायद इसके पहले मैं आडो साडो बोल दिया हूँ, तो आडो संपूर्ण ही होता है केदार की जाति, देख लीजिए।
आप कल्याण थाट से उत्पन्न होता है और इसमें मध्यम तीव्र लगता है। देखिए जी, तो दोनों मध्यम का प्रयोग अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। वादी मध्यम होता है, संवादी आपका षडज होता है। आरोह में रे ग, आरोह में रे ग वर्जित होता है और अवरोह में गंधार वर्जित होता है, इसलिए इसकी जाति क्या होगी जी, इसकी जाति हो जाएगी आपको आडो साडो। क्या हो जाएगी जी, आडो साडो। तो आंसर, इसलिए इसकी जाति आडो साडो हो गई। देखिए गायन समय इसका रात्रि का प्रथम पहर है, ठीक है जी। तो पहले इसके बताया गया है जाति केदार का कहता होता है या आडो साडो, ठीक है, सही बताया गया था। राग मियाँ मल्हार, मियाँ मल्हार का थाट बताइए। मियाँ का सांप, मियाँ का सांप एक ट्रिक है, तो काफ़ी थाट से उत्पन्न है। और साडज इसका वादी और संवादी इसका पंचम होता है। आप डिटेल इसका पढ़ सकते हैं। जाति इसका देखिए, थोड़ा डिटेल इसका पढ़ लीजिए। इसमें लिख रहा है मियाँ मल्हार की उत्पत्ति काफ़ी थाट से उत्पन्न है और आरोह में सब सातों स्वर लगते हैं और अवरोह में धैवत वर्जित होता है, तो इसलिए इसकी जाति संपूर्ण साडा हो जाएगी। गायन समय मध्य रात्रि, वादी षडज है और संवादी पंचम होता है, ठीक है। अगला स्वर 18 नंबर, 118 नंबर लिख रहा है। देखिए निशा म मग पम ग मग रेसा, राग पहचानिए। तो ये भीमपलासी है, काफ़ी थाट से उत्पन्न होता है और मध्यम इसका वादी है, संवादी इसका षडज होता है। आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। गायन, गायन समय इसका दिन का तीसरा पहर होता है, ठीक है जी। अब इसका देखिए, आरोह में धैवत और ऋषभ वर्जित होता है, अवरोह में सातों स्वर लगते हैं, तो जाति इसकी क्या हो जाएगी, आडो संपूर्ण हो जाएगी। ध्रुपद गीत सामान्यतः निम्न चार में से एक भाषा में नहीं गाई जाती है। तो ध्रुपद गीत देखिए, ध्रुपद लिख रहा है, ध्रुपद उर्दू भाषा में नहीं गाई जाती है, जबकि आपको हिंदी में, आपको संस्कृत में, ब्रज में गाई जाती है, उर्दू में नहीं गाई जाती, ठीक है। आपका अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है 120 नंबर। यह कहा जाता है कि गायन के टप्पा शैली के, तो सोरी मियाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। सोरी मियाँ टप्पा गायन शैली की खोज किए थे। देखिए 121 नंबर, कजरी गीत सामान्यतः आपका जो है भक्ति, कजरी गीत सामान्यतः भक्ति को वर्णित नहीं करता है, जबकि बरसा, विरह और राधा कृष्ण के बारे में वर्णित करता है। आप इसकी डिटेल पढ़ लीजिए। लयकारी का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है, तो आप जानते हैं धमार में लयकारी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। चौगुन, दुगुन, तिगुन लयकारियाँ दिखाई जाती हैं। बाएं तबले को क्या कहते हैं, तो डग्गा भी कहा जाता है, जानते हैं। और देखिए यहाँ पे इसकी ऊंचाई लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए 124, वह फकीर कौन था जिसने तानसेन के माता पिता को संतान हो या होने का आशीर्वाद दिया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस दिया है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस आंसर दिया है, तो यही संतान होने का आशीर्वाद दिए थे इनके माता पिता को। जो कि स्वामी हरिदास का जन्म कहाँ हुआ, तो स्वामी हरिदास का जन्म देखिए यूपी के अलीगढ़ में हुआ था, और ये लिखा है यहाँ पे अलीगढ़ में हुआ। हरिदास का जन्म 1537 में हुआ था, सन 1480 में जन्माष्टमी में हुआ। देखिए यहाँ पे भादो मास में, अब देखिए जो शाश्वत ब्राह्मण थे उनके पिता का नाम आशुधीर था, माता का नाम गंगा देवी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मित्रों में शेयर करिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जरूर होगा।